हेलो दोस्तों, तो आज हम देखेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट 2 यानी कि हमारा बाह्य श्वसन। हमने पहले वीडियो में इंट्रोडक्टरी पार्ट देखा था और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी देखे थे। रेस्पिरेटरी सिस्टम के इस भाग को देखने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारी बॉडी में हमें किस किस चीजों की जानकारी होनी आवश्यक है। भाई, हमारा फेफड़ा हमारे शरीर के जिस भाग में सुरक्षित रहता है उसको हम बोलते हैं थोरेसिक कैविटी, और जहां पर हमारा आमाशय, किडनी, लीवर ये सभी सुरक्षित रहते हैं उसको हम बोलते हैं एब्डोमिनल कैविटी। और दोनों ही कैविटी को आपस में पृथक करता है डायफ्राम नाम की पेशी। इस डायफ्राम नाम की पेशी से हमें क्वेश्चन भी देखने को मिलेगा। भाई, यहाँ पर आप डायफ्राम के एक्टिविटी को देख रहे हो, कैसे ये सिकुड़ने से हवा अंदर आ रही है और कैसे इसके शिथिल होने से, रिलैक्स होने से हवा बाहर जा रही है। यानी कि हमारे श्वसन की प्रक्रिया में डायफ्राम पेशी की भी सहायता मिलती है। आइए देखते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है कि विच मसल सेपरेट्स थोरेसिक चैम्बर फ्रॉम द एब्डोमिनल चैम्बर। तब यहां पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डायफ्राम। ऑप्शन सी डायफ्राम इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं कि हमारा फेफड़ा कैसे सुरक्षित रहता है। फेफड़े के मेम्ब्रेन के चारों तरफ प्लूरल मेम्ब्रेन का एक आवरण होता है, जिसके कारण प्लूरल कैविटी नाम की एक चैम्बर का फॉर्मेशन होता है, जिसमें प्लूरल फ्लूइड भरा होता है जो कि फेफड़ों को बाहरी झटकों से बचा रहा होता है। इतने के बाद भी इसके चारों ओर और भी आवरण होते हैं। चलिए इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस पहले देख लेते हैं। भाई, जैसे हमको क्वेश्चन पूछा जाता है कि फेफड़ा किस झिल्ली से घिरा होता है, तब हमको पता है कि प्लूरल मेम्ब्रेन इसके चारों ओर एक लेयर बनाता है। और इसी प्रकार से एक क्वेश्चन और पूछा जाएगा कि किस द्रव के आवरण से सुरक्षित रहता है, तब भी हमारा आंसर क्या हो जाएगा? प्लूरल फ्लूइड। तो इस तरह से आप लोगों ने प्लूरल फ्लूइड, मेम्ब्रेन और चैम्बर से रिलेटेड दो क्वेश्चन यहाँ पर देखे। आइए देखते हैं कि हमारा फेफड़ा चारों तरफ से 12 जोड़ी पसलियों से घिरा रहता है और नीचे से डायफ्राम इसको बेस प्रोवाइड कर रहा होता है। इस प्रकार से हमारा एक थोरेसिक चैम्बर का फॉर्मेशन होता है। आइए हम लोग इस डायग्राम में देख सकते हैं कि कैसे हमारा लंग्स चारों ओर से रिब्स और नीचे से डायफ्राम से प्रोटेक्टेड है। इससे रिलेटेड हम आगे और क्वेश्चंस देखेंगे, लेकिन पहले हम समझते हैं कि हमारा रेस्पिरेशन होता कैसे है। रेस्पिरेशन की प्रक्रिया दो भागों में बटी हुई है, एक एक्सटर्नल और एक इंटरनल, यानी बाह्य और आंतरिक श्वसन। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में एटमॉस्फेरिक एयर को इनहेल और एक्सहेल करना, यानी कि ब्रीदिंग करना, जो प्रोसेस होता है हमारे फेफड़ों में। और इसके साथ ही साथ जब फेफड़ों के एल्वियोलाई में हवा भर जाती है, तब प्रक्रिया होती है गैसियस एक्सचेंज, और ये कहां पर हो रही है? एल्वियोलाई में। फिर ब्लड को ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम से एक एक सेल तक पहुंचाया जाता है, जहां पर ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन ग्लाइकोलिसिस के नाम से साइटोप्लाज्म में और आगे क्रेब्स साइकिल के नाम से माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। एनटीपीसी की परीक्षाओं में वन लाइनर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसके आंसर कुछ इस प्रकार से हैं कि ब्रीदिंग यानी श्वासोच्छ्वास कहां पर होता है? तो फेफड़ों में। गैसों का आदान प्रदान कहां पर होता है? तो एल्वियोलाई में। और ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया कहां होती है? तो साइटोप्लाज्म में। और क्रेब्स साइकिल कहां होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में। ये वन लाइनर क्वेश्चन के आंसर आप यहां पर स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं। आगे देखते हैं कि हमारा टॉपिक आज का है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, तो हम इसी के ऊपर ही फोकस करेंगे। चलिए आगे देखते हैं। पहला प्रोसेस ब्रीदिंग। ब्रीदिंग कई मसल्स से मिला हुआ एक कंबाइंड प्रोसेस होता है। आइए देखते हैं कैसे। हमारी पसलियों के बीचों बीच इंटरकोस्टल मसल्स या हिंदी में अंतरापरशुक पेशियां पाई जाती हैं। ये पेशियां दो प्रकार की होती हैं। पसलियों को जो पेशी भीतर से जोड़ती है, इसे हम इंटरनल इंटरकोस्टल मसल कहते हैं। ये पेशियां पसलियों को नीचे खींचने का में सहायक होती हैं। जब नीचे खींचेंगी तो हमारे फेफड़ों की हवा बाहर निकल जाती है, यानी कि एक्सहेलेशन। और इसके ऊपर से यानी पसलियों के ऊपर से जुड़ी हुई जो पेशियां हैं, ये कहलाती हैं एक्सटर्नल इंटरकोस्टल। यह पेशियों में जब संकुचन होता है तो ये पसलियों को ऊपर खींचती है और हवा अंदर आती है, यानी इनहेलेशन में सहायक होती है। तो आप देख रहे हो कि पसलियों के बीच में जो इंटरकोस्टल मसल है, ये भी ब्रीदिंग में सहायक है। इससे पहले हम लोगों ने डायफ्राम के बारे में देखा था। आइए देखते हैं कि कैसे जो इनसे रिलेटेड हमको क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। भाई देखिए, पसलियां किस पेशियों की सहायता से गति करती है? तो हमको पता है कि पसलियों के बीच में अंतरापरशुक पेशी यानी इंटरकोस्टल मसल्स होती हैं, और ये इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों होते हैं। तो भाई यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? 2 और 3, यानी 2 और 3। ठीक, सी इज द राइट आंसर। यही आपको अगर क्वेश्चन ये पूछा है कि कौन सी पेशियां श्वासोच्छ्वास में सहायता करती है, तो पहले आपने देखा था कि डायफ्राम तो सहायता कर ही रही थी, साथ ही साथ इंटरनल और एक्सटर्नल जो हमारा इंटरकोस्टल मसल्स हैं, अंतरापरशुक पेशी, ये भी सहायक है। मतलब यहाँ पर आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ दी अबव। देखो इन्हीं 3 ऑप्शन में कैसे क्वेश्चन को पलट करके आंसर को बदला जा रहा है। एसएससी में आजकल के जो क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, इसी तरह से आपके कंबाइंड क्वेश्चन मिलते हैं। तो भाई आपको इस तरह के प्रैक्टिस भी करने रहेंगे, तो आप यहां से देख करके प्रैक्टिस कर लीजिएगा। आगे और देखते हैं हम लोग इससे रिलेटेड कि ब्रीदिंग का प्रोसेस होता कैसे है।
हम देख रहे हैं कि एटमॉस्फेयर में गैसों का परसेंटेज कुछ इस प्रकार से होता है, जिसमें हम बेसिक गैसेस जो है हम यहाँ पर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड आपको दिखाई दे रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं पहले इनहेलेशन। जब हम सांस अंदर लेते हैं तो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल और डायफ्राम दोनों में संकुचन होता है, जिसके कारण हमारा जो पसलियां हैं ये ऊपर उठ जाती हैं और वायुमंडलीय हवा जो है फेफड़ों के अंदर भर जाती है। इसी प्रकार से एक्सहेलेशन में जो इंटरनल इंटरकोस्टल मसल है इनमें संकुचन होता है और ये पसलियों को नीचे खींचती है और डायफ्राम जो है रिलैक्स होकर के ऊपर चलाता है, जिससे फेफड़ों में भरी हुई हवा बाहर चली जाती है। भाई जब हम लोग यह सांस अंदर लेते और छोड़ते हैं तो वायुमंडल में जो हवा का प्रतिशत आपको दिखाई दे रहा है ये ऐसे ही अंदर आता है, क्योंकि हमारे नाक में कोई फिल्टर तो लगा नहीं है। लेकिन जब हम सांस छोड़ते हैं तो यहाँ देखते हैं कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत जो है वो बदल चुका है। इसका मतलब हम ऑक्सीजन यूटिलाइज करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। आइए देखते हैं कि भाई इस प्रक्रिया से रिलेटेड क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे। देखिए कि कौन सी पेशी अंतः श्वसन में यानी सांस अंदर लेने में, तो हमको पता है डायफ्राम के संकुचन से और बाह्य अंतराकर्षक पेशी जो है इसके संकुचन से जो है हमारा पसलियां ऊपर जाता है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा 1 और 3 ऑप्शन बी। यहीं पर अगर अंतः श्वसन की जगह बाह्य श्वसन से क्वेश्चन पूछ दिया जाए तो हमको पता है कि डायफ्राम का जो होता है वो रिलैक्स होने से और इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स के कॉन्ट्रैक्ट होने से हम सांस जो है बाहर छोड़ते हैं। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा 1 और 2, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो देखो इन्हीं 3 ऑप्शन में हम लोगों ने यहाँ पर 3 क्वेश्चन यहाँ पे जनरेट किए हैं। तो चलिए और आगे देखते हैं कि हमारा जो है जो लंग्स है इनसे रिलेटेड जो वॉल्यूम है इनके क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे। देखिए भाई हमारा जो फेफड़ा है इसको जब हम पूरी तरह से हवा से भर लेते हैं तब यहां पर जो एयर का रिक्वायरमेंट होता है उसको हम बोलते हैं वाइटल वॉल्यूम। मेल में यह 3 लीटर और फीमेल में 2.5 लीटर के आसपास होता है। जबकि हम सामान्य रूप से सांस लेते हैं जिसको हम लोग ब्रीदिंग या श्वासोच्छ्वास कहते हैं, तब हम लोग पूरे फेफड़े को हवा से नहीं भरते बल्कि एक निश्चित अनुपात में हवा हमारे फेफड़ों में जाती है, जिसको हम बोलते हैं टाइडल वॉल्यूम। हिंदी में इसी को ही ज्वारीय वॉल्यूम या जारी आयतन या प्रवाही आयतन के नाम से जानते हैं, जबकि वाइटल वॉल्यूम को जैविक या दैहिक आयतन बोलते हैं। टाइडल वॉल्यूम मेल एंड फीमेल दोनों में 500 ml यानी आधा लीटर के आसपास होता है। यानी हम जब ब्रीदिंग करते हैं तो अपने फेफड़े के पूरा इस्तेमाल नहीं करते हैं, उसका कुछ भाग ही इस्तेमाल करते हैं। आइए इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। भाई यहाँ पर देख ले हैं कि भाई फेफड़ों को पूर्ण रूप से भरने के लिए आवश्यक वायु के आयतन को क्या कहते हैं, तो इसका आंसर आपको पता है, कमेंट बॉक्स पर लिखिएगा। और इसी प्रकार से कि सामान्य श्वासोच्छ्वास यानी नॉर्मल ब्रीदिंग में हम हवा के जिस आयतन को लेते हैं उसको क्या कहते हैं, इसका आंसर भी आपने अभी देखा है। तो आइए आगे देखते हैं कि कैसे हमारे हवा का आदान प्रदान होता है। गैस एक्सचेंज जो होता है पल्मोनरी आर्टरी से आने वाला इम्प्योर ब्लड पल्मोनरी वेन से प्योर होकर कैसे जाता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का एक्सचेंज। इस डायग्राम में आप देख रहे हैं कि ऊपर एल्वियोलाई और नीचे ये पल्मोनरी आर्टरी जिसमें आपका इम्प्योर ब्लड जो है हमारे हार्ट से यहाँ पर आ रहा है। तो देखिए यहाँ पर ये प्रोसेस कैसे होता है। तो भाई एल्वियोलाई में ऑक्सीजन का जो प्रेशर है वो है 195 mmHg और पल्मोनरी आर्टरी में ये प्रेशर होता है 104 mmHg। और हमको फिजिक्स का रूल पता है कि भाई हमेशा गैस जो है हाई प्रेशर टू लो प्रेशर की ओर आती है। इस प्रकार से ऑक्सीजन एल्वियोलाई टू पल्मोनरी आर्टरी में चली आएगी। इसी प्रकार से पल्मोनरी आर्टरी में एल्वियोलाई में कार्बन डाइऑक्साइड का जो प्रेशर होता है 0.3 mmHg का, जबकि पल्मोनरी आर्टरी में यही होता है आपका 40 mmHg का। इस प्रकार से कार्बन डाइऑक्साइड पल्मोनरी आर्टरी से एल्वियोलाई की ओर चले जाती है। यहाँ पर आप देख रहे हो कि पूरी प्रक्रिया में केवल और केवल दाब का कार्य हो रहा है। तो हम बोलेंगे कि गैस एक्सचेंज क्यों होता है, प्रेशर ग्रेडियंट से। इससे पहले हम लोगों ने देखा है कि सांस अंदर लेने और छोड़ने में मसल्स यानी पेशियां सहायक होती हैं और पेशियों को कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है और इसीलिए उसको हम बोलते हैं एक्टिव प्रोसेस, सक्रिय प्रक्रिया। जबकि ये कैसे होती है, फिजिकल प्रोसेस, ये प्रेशर ग्रेडियंट से होता है। आइए आगे देखते हैं भाई इनसे रिलेटेड क्वेश्चन हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। घर पर रहिए, सेफ रहिए और पढ़ाई करते रहिए, क्योंकि परीक्षा तो होना ही है। नमस्कार।